जी पहला सवाल है, एजुकेशन प्लांट विद द पर्टिकुलर एंड इन व्यू इज, वो एजुकेशन जहाँ पे एक पर्टिकुलर एंड होता है जिसके बाद एक खास किस्म की हमारी लर्निंग पूरी होती है, वो कौन सी होगी? यानी एक खास एंड होगा, जैसे हमें डिग्री मिलती है, हमारा रिजल्ट आएगा, हमको पेपर देंगे, एक खास पर्टिकुलर एंड होगा, तो फॉर्मल होती है। जो इनफॉर्मल होती है ना, इसके अंदर कोई एंड नहीं होता, वो तो आप सीखते हैं, कुछ सीख लिया, कभी कहीं सीख लिया कुछ, ये वाला कोई खास एंड नहीं होता उसके। नेक्स्ट है, द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज है। करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज का सम क्या कहते हैं? ये बेसिकली करिकुलम की डेफिनेशन है कि करिकुलम जो है वो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज का दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का सम होता है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। ये दो स्लोगन है डिफरेंट तरह के। एक तो है कि एजुकेशन इज द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, ये बात करते हैं पैरेललिज्म वाले, और एक है एजुकेशन इज लाइफ इट्स नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, ये बात जो करते हैं वो प्रोग्रेसिविज्म वाले करते हैं। जॉन डेवी ये बात करते हैं। टू सीक ट्रुथ एंड रियलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ, सच्चाई की तलाश करना, रियलिटी हकीकत को जानना, ये किसका सब्जेक्ट है? कौन सच की तलाश करते हैं, कौन हकीकत की तलाश में रहते हैं? लड़ाई पड़ गई है लेकिन वो बंदा ही तो मार रहे हैं, ये लोग पीस बनाना है मोहम्मद बेटा। सर माइक ऑफ कर दें आप ही। जी मैंने कर दी है। ऑफ कर दिए, फिर आवाज आ रही। अच्छा जी, जामिया मिलिया couldn't become popular among Muslim due to its opposition to, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बनाई थी, 1920 में बनाई थी, 25 में दिल्ली में शिफ्ट हो गए, और ये कुछ ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सकी। उसकी वजह ये थी कि ये टू नेशन थ्योरी जो है उसकी मुखालफत नहीं करते थे, कहते थे कि हिंदू और मुसलमानों दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए, इन्हें अलग नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन में गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, गवर्नमेंट ने किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? इंडियन एजुकेशन कमीशन जो था उसने प्राइमरी एजुकेशन, छोटे बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी ली, इनको हम तालीम देंगे। इंडियन एजुकेशन कमीशन उसने जो है वो प्राइमरी एजुकेशन का जो है वो फोकस किया, 1882 में ही दी गई थी। काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश अंडर, ये जो 1947 की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके बाद 10 कमेटियां बनी थी, और उनके अंदर जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की कमेटी बनी थी और टेक्निकल एजुकेशन की रिकमेंडेशन की बात की गई थी। तो ये 1947 है जिसमें पहली दफा जो है पाकिस्तान बनने के फौरी बाद टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई। द प्रोसेस इन विच ऑल कम्युनिटी मेंबर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर विदाउट प्रेयर प्लानिंग इज, बगैर किसी प्लानिंग के, जहां तमाम कम्युनिटी मेंबर्स, बेटा मोहम्मद उधर चले जाओ, बैठ चले। तो ये वाली होते हैं, यानी कोई प्लानिंग हमारी नहीं होती कि हम ये सीखना है, बस हम कहीं से भी कुछ भी किसी भी वक्त किसी तरह से भी सीख लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन होगी। नदवा मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड टू डेवलप एंड प्रमोट, नदवा मूवमेंट जो कि वो मौलाना शिबली नौमानी ने जो कैम्प की थी 1894 में बनी, फिर 4 साल के बाद 1898 में प्रॉपर वर्क शुरू किया। मोहम्मद अली मुगेरी पहले सरबराह थे, सुलेमान नदवी भी इनके साथ, जो इनके शागिर्द भी थे, इनके साथ मुंसलिक थे, और इन्होंने जो है वो रिलीजियस एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन दोनों के ऊपर काम किया। 500 जो है उस वक्त रुपए जो है वो उसको गवर्नमेंट, अंग्रेज हुकूमत भी 500 महाना इनको दिया करती थी। सोशियोलॉजिकल रूल्स,
ये जो ना, जो अगर सिर्फ जो जो मजहबी रिलीजियस की बात आती है ना, ये देवबंद के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। बाकी सारे जो थे ना वो दुनियावी और तरह के अलूम को भी साथ प्रेफर करते हैं। सोशियोलॉजिकल रूल्स ऑफ एजुकेशन आर, एजुकेशन के जो सोशियोलॉजिकल रूल्स क्या है, एक तो एक कंजर्वेशन होती है, यानी सोसाइटी कंजर्वेशन हमेशा कंजर्वेटिव होती है। फिर क्रिटिकल और क्रिएटिव दोनों चीजें इसके अंदर हैं। कंजर्वेटिव यानी ट्रिपल सी है, कंजर्वेटिव, क्रिटिकल और क्रिएटिव। इंटीग्रेशन इफ डेवलपमेंट टू आर मोर एस्पेक्ट, इंटीग्रेशन होता है मिलाना, इंटीग्रेशन मिला, इसके अंदर हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं, टू आर मोर एस्पेक्ट। हमने सोलो टैक्सोनॉमी पढ़ी, तो जहां पे हम बात करते हैं ये रिलेशनल नहीं है, देखें या टू आर मोर एस्पेक्ट, दो या दो से ज्यादा एस्पेक्ट को के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक होता तो यूं नहीं होता, दो या दो से ज्यादा होंगे तो मल्टी होंगे, ठीक है। रिलेशनशिप वाला ये नहीं होगा, ये मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल होगा ये वाला। इसमें दो या दो से ज्यादा एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, उनको आपस में किसी एक चीज के हवाले से दो या दो से ज्यादा एस्पेक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन कीवर्ड्स की बुनियाद पे रिलेशनल में आपने नहीं आना। सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ, सिंपोजियम किस चीज का दूसरा नाम है? डिस्कशन मेथड का दूसरा नाम सिंपोजियम है। इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फसाइजेज एंड, हमारे पास क्योंकि दो तरह के अप्रोचेस हैं, ब्रिटिश है और यूएसए है। यूएसए जो होते हैं ना, ये वाले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि जो हमारे पास आते हैं ना यूके वाले, ये टीचर और कंटेंट दोनों की बात करते हैं, ठीक है। टीचर और कंटेंट दोनों की बात यूके वाले करते हैं, जबकि यूएसए वाले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ये दोनों चीजों का आपको पता होना चाहिए। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑपरेटिव लर्निंग इज, कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है इसके अंदर क्या खास बात क्या है? ये पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है, यानी एक दूसरे के ऊपर एक पॉजिटिव इंसार हो रहा होता है, एक दूसरे पे जा मोहम्मद एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय, एटीट्यूड, वैल्यूज और इंटरेस्ट जो है ये किसके अफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है, ठीक है। द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज ऑन, साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं? बेसिकली साइंटिफिक मेथड में हम थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं, लॉज बना रहे होते हैं, लॉ की डेवलपमेंट हो रही होती है साइंटिफिक मेथड के अंदर। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग, जब आप लेसन प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, प्रेजेंटेशन, होमवर्क या समरी। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हैं जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो किस चीज का कम कलेक्शन होता है? स्टूडेंट का वर्क होता है, टीचर का वर्क होता है, या स्कूल रिकॉर्ड होता है? तो स्टूडेंट के वर्क होगा, ठीक है ना। जो पोर्टफोलियो है ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है कि उसका अच्छा पेपर, उसका बुरा पेपर, ये सारी चीजें जो है उसका आएगा। स्कूल पोर्टफोलियो हर एक शख्सियत का अपना होता है, यानी हर बच्चे का होगा, इदारे का नहीं होगा। लेसन प्लान मेक द वर्क, जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो ये वर्क को क्या करता है? रेगुलर कर देता है, सिस्टमेटिक बनाता है, ऑर्गेनाइज करता है, ऑल ऑफ द अबव सब होता है। यानी लेसन प्लानिंग आपको रेगुलरिटी आएगी, सिस्टमेशन, आप ऑर्गेनाइज सब कुछ होता है। बेसिक फीचर है लेसन प्लानिंग, जब आप लेसन प्लानिंग करते हैं तो उसका बेसिक फीचर, बेसिक चीजें उसमें क्या शामिल होती हैं? ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड। लेसन के अंदर डी नहीं होगा सर, मेथड तो हम वहां पे नहीं, बेसिक फीचर, फीचर इन लेसन प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव हमारे पास हुआ, हम ऑब्जेक्टिव के बुनियाद पे बना रहे हैं, और लेकिन हम डिसाइड ये भी कर रहे हैं सर कि हमने इसके किस दो मेथड से कल मकासद होते पढ़ाना है हैं। और कौन सा कंटेंट हमारा दो, होगा। हाँ जी, सर इसके टू ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अमूमी मकासिद और खुसूसी मकासिद, तो ये ऑब्जेक्टिव होगा।
ठीक है। A student perform a skill independently at the level of psychomotor domain is, जब कोई बच्चा कोई काम स्किलफुली कर रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? शायद वैसे एक देखा जाए, ये किताबों में तो ये मैनिपुलेशन लिखा हुआ है, ठीक है आंसर। लेकिन मैनिपुलेशन मेरे मुझे बड़ी कंफ्यूजन थी। आर्टिकुलेशन कैसे होगा? आर्टिकुलेशन होता है चीजों को तरतीब देना, आर्टिकुलेट करना स्टेप बाय स्टेप। इमिटेशन होता है कॉपी करना। अब इमिटेशन नहीं होगा, कॉपी करना तो ये निकाल दें। अब मेरे नजदीक तो इसके बाद बन रहे पर्सियन बन रहा है। पर्सियन यानी देखिए, जब कोई बंदा स्किलफुली काम कर लेता है इंडिपेंडेंटली, इसके अंदर उसके अंदर पर्सियन आ गई है, वो बंदा करेक्ट हो गया है। मेरे नजदीक ये बनता है। आर्टिकुलेट में तरतीब देना होता है, मैनिपुलेशन में मैनिपुलेट करना होता है, चीजों को जिस तरह हम करना चाहते हैं उस तरह करना। जैसे हम वो रिसर्च के अंदर कहते हैं, जब डाटा लेना, मैनिपुलेट करना किसी चीज को। तो अब इसका जो है ना, मेरे नजदीक इसका आंसर पर्सियन है। किताबों वालों ने लिखा हुआ है मैनिपुलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, जो किताबें कुछ एक दो में लिखा हुआ है उनमें मैनिपुलेशन लिखा हुआ है। आर्टिकुलेशन तो इमिटेशन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आर्टिकुलेशन और इमिटेशन बिल्कुल नहीं है, बी और सी में है। तो जब मैंने इंटरनेट से मुख्तलिफ सोर्सेज से पता किया तो वहां पे पर्सियन आ रहा था, ठीक है। अब मैं इसका पर्सियन लगा रहा हूँ। अगर किसी के पास जिन्होंने ये मैनिपुलेशन कहा है वो कोई ऐसा कोई रीजन लॉजिक दे दें कि मैनिपुलेशन कैसे होगा, कोई काम को बंदा इंडिपेंडेंटली कर रहा है। मैनिपुलेट करना तो और मतलब होता है इंग्लिश के अंदर, जो अंग्रेजी जानते हैं वो लफ्ज से वाकिफ होंगे, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। द नेम ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक मशीन इज, पहली जो अरिथमेटिक मशीन थी उसके क्या नाम रखा गया? अबाकस, ठीक है, पहली जो मशीन थी उसे अबाकस रखा गया था उसका मैथमेटिक्स। एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन, कंप्यूटर की एफिशिएंसी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? अच्छा मॉनिटर हो, अच्छा माउस हो, अच्छा कीबोर्ड हो, या अच्छा प्रोसेसर हो? अच्छा प्रोसेसर ही कंप्यूटर की क्वालिटी को डिफाइन करेगा। Which of the following enable digital data to be transmitted over the phone line? जब हम कोई फोन लाइन के जरिए कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, किस चीज का इस्तेमाल होता है? कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम, माउस का करते हैं, माइक का करते हैं, मॉडम का? मॉडम होता है जिसके जरिए हम जो है वो वाईफाई और हम अपने डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। Peripheral devices that are used to get information or results from a computer is called। पर पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड होता है। जो रिजल्ट लेने वाली है ना, गेट इंफॉर्मेशन एक होती है, कोई इनपुट देना, वो इनपुट होती है। तो कोई रिजल्ट लेना, रिजल्ट देने वाली डिवाइसेस जो है ना वो आउटपुट डिवाइस। ये कीवर्ड ये इसको देखना है। टू गेट इंफॉर्मेशन आ रिजल्ट, रिजल्ट या इंफॉर्मेशन की बात हो रही है तो ये आउटपुट डिवाइसेस होंगे। कंपोनेंट नॉट एसेंशियल टू रन अ कंप्यूटर, इनमें से कौन सी चीज है अगर वो नहीं भी होगी तो कंप्यूटर चल जाएगा? हार्ड डिस्क, रैम, सीडी ड्राइव या माइक्रो प्रोसेसर? यानी कौन सी चीज है अगर वो कंप्यूटर में ना भी हो तो कंप्यूटर फिर भी चल जाएगा? सीडी ड्राइव है, सीडी रोम जिसे बोलते हैं, जिसमें सीडी डालते होते हैं। आजकल के नए सिस्टम के अंदर तो सीडी रोम होता ही कोई नहीं है, जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर सीडी रोम नहीं होता। डैश रिफ्लेक्ट द पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट और लेवल ऑफ द स्कूल प्रोग्राम सच एज एलिमेंट्री, मिडिल लेवल और हाई लेवल। हम जो प्राइमरी लेवल पे, मिडिल पे, हाई लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो कौन से होंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे? जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। पर्टिकुलर लफ्ज पढ़ के ना स्पेसिफिक की तरफ नहीं आना, ठीक है। रिफ्लेक्ट द पर्पस ऑफ पर्टिकुलर, खास बात की। तो किसी भी किताब हो, चाहे वो हाई हो, मिडल हो, एलिमेंट्री हो, जब भी आप उसके चैप्टर को देख के उसके यूनिट के आधार पे उसके ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे होते हैं, वो जनरल ऑब्जेक्टिव। if a student criticized another student in your presence then you would, अगर एक बच्चा आपकी मौजूदगी में दूसरे बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहा है, बुली कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? पनिश हिम, उसको पकड़ के कूट देंगे,
inform that teacher about the critical remarks passed by that student. तो inform that teacher about the critical remarks के हवाले से बताएंगे, शायद इग्नोर करेंगे, या reprimand that student and space him. जो reprimand है ये ठीक आंसर है। नहीं, आप उस बच्चे को बुलाएंगे, उससे उसकी वजह पूछेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, यानी उसे कहेंगे चलो बेटा आप थोड़ी देर क्लास से बैठ पानी पी के आओ, यानी उसका जो वो क्रिटिसिज्म कर रहा है उसको सजा भी हमने नहीं देनी, पर थोड़ा सा उसको मुरम्मत करके रेप्रीमेंट से बुला दिए, थोड़ा उससे थोड़ी उससे इंफॉर्मेशन लेके, मतलब ये ऐसे आपने क्यों किया, और फिर उसे बैठ भेज देना। तो ये वाला आंसर ठीक है। देखिए मारने वाली बात तो बिल्कुल गलत है, मारना नहीं है। इग्नोर भी करेंगे तो ये नुकसान होगा। इग्नोर ऐसी सूरत में नहीं करते जब किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हो, तो ये उसको इन्फॉर्म करना कि आप ये कर रहे हो ये भी नहीं है, बल्कि उसको थोड़ा सा पूछेंगे, उसका हाल हवाल लेंगे, भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। महद उधर चले जाओ बेटा, दूसरे कमरे में चले जाओ, ऊपर चले जाओ। एज अ टीचर यू वुड, एक उस्ताद होने की हैसियत से आपको क्या करना चाहिए। लिसन टू द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट ओनली इफ इट स्पेशल, क्या आपको बच्चे का प्रॉब्लम तभी सुनना चाहिए जब वो स्पेशल हो। ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, हमेशा बच्चे का प्रॉब्लम सुने। नेवर, कभी भी ना सुने। लिसन द प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम सुने तो प्रिंसिपल को भी भेज दें, ये नहीं है, बल्कि ये ठीक है कि हमेशा बच्चे की बात जरूर सुने। एजुकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ डैश ट्रांसमिट्स इट्स कलेक्टेड इन्फ्लुएंस ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर कौन किसकी ट्रांसफर होती है, सोसाइटी की ट्रांसफर होती है। सोसाइटी ट्रांसमिट्स इट्स कलेक्टिव एक्सीलेंस टू द नेक्स्ट जनरेशन। एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान इज इंस्पायर्ड बाय, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ये किससे इंस्पायर है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम किससे इंस्पायर है, यूके से इंस्पायर। हम यूके की कॉलोनी रहे हैं, तो यूके ने ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को तबाही फेरी है, हम उसी से मुतासर है। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज नेसेसरी, आप एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है। टू एवेल्युएट स्टूडेंट कंटिन्यूसली, स्टूडेंट को रोजाना की बुनियाद पे एवेल्युएट करें। टू गिव हाई सैलरी, टीचर को हाई सैलरी दें। और टू रिवाइज करिकुलम, करिकुलम को रिवाइज करें। टू मेक गुड स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की अच्छी बिल्डिंग। अब ये वाले तो बात गलत हो गई, अच्छी बिल्डिंग बनाने से स्कूल अच्छे होंगे, स्टैंडर्ड अच्छा होगा, ये भी बात गलत है। टीचर की सैलरी बढ़ाएंगे तब भी, ये भी नहीं होगा। अब रह गए दो चीजें, अब ये दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है कि अगर आप स्टूडेंट को रोजाना की बुनियाद पे इवैल्यूएट करेंगे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। लेकिन हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, आपने ओवरऑल एक स्टैंडर्ड की बात करनी है, तो स्टैंडर्ड तो ठीक होगा जब आपका करिकुलम स्टैंडर्ड होगा, यानी एक जबरदस्त करिकुलम होगा तभी आपकी स्टैंडर्ड एजुकेशन होगी। तो रिवाइज करिकुलम को रिवाइज करें और उसको दुनिया के बराबर वर्ल्ड लेवल पे लेके आए, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम बनाएं। तो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम होगा तो हमारा जो है ना वो यानी करिकुलम रिवाइज होगा तो तभी हम एजुकेशन स्टैंडर्ड बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टीचर डे 2021। 2021 का जो टीचर डे है इसका थीम क्या है, क्या था। ये 2021 की बात है, लेकिन अभी मैं आज का जो है ना, जो आपको पता होना चाहिए कि हमारा 2025 का 24 का क्या है। टीचर एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी ये उस वक्त था, और आजकल जो है जो अब है इस वक्त है इस साल वो है वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टुवर्ड्स द न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजुकेशन। टीचर्स की जो आवाज है उसको जो है सुना जाए। बहरहाल जहाँ पे टीचर सड़कों पे रुल रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं और आए रोज जो है वो नजले उतारे जा रहे हैं टीचर्स के ऊपर। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पेयर असेसमेंट, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि हमने हमारा जीडीपी जो 2023 से 24 स्पेंड हुआ है एजुकेशन पे 1.5 हुआ है टोटल जीडीपी का। यानी जहां हमने 4 करना था, हम हर पॉलिसी में 4 की बात करते रहे। जहां सिंगापुर जैसे लोग कंट्री और इस तरह के जो है ना जो
तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर मुल्क हैं जहां वो 11% तक अपने जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वहां पे हम लोग जो हैं वो एजुकेशन के ऊपर जो है वो 1.5% हमने 2023 से 24 खर्च किया है। अब 2025 वाला जो अब जो साल चल रहा है 2024-25, मेरे ख्याल है कि हम इसमें 1 से भी नीचे आ जाएंगे। जिस कदर ना कोई नई भर्ती है, ना कोई नए कोई टीचर्स के नए कोई एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ये तो अब इससे भी कम आ जाएगा। खैर, इन्हें एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग तो उनके खिलाफ मज़ाहमत साबित होते हैं। उन्हें अनपढ़ जाहिल लोग ही चाहिए ताकि वो अपने इक़्तिदार को तूल दे सकें। During the teaching and learning process, peer assessment in addition to the exit ticket slips are performed in। जो हम ड्यूरिंग की बात आ गई है ना, तो ये फॉर्मेटिव होगा, ठीक है। ड्यूरिंग की बात है ना, तो ये फॉर्मेटिव होगा। ठीक है बात। अच्छे अच्छे हालात आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे इंशाल्लाह। Who is considered as father of education? एजुकेशन का फादर किसको कहा जाता है? ये एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने अमेरिका के अंदर एजुकेशन के ऊपर अच्छा काम किया था। ये हॉर्समैन थे। क्या थे? हॉर्समैन। इनको जो है वो कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी और फादर ऑफ साइको वो और चीज है, ठीक है। हॉर्समैन फादर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। इनको ना Which फादर ऑफ one is अमेरिका not the component of curriculum? कौन सा इसके अंदर कंपोनेंट करिकुलम का नहीं है? डिजाइन, एवोल्यूशन, करिकुलम डिजाइन या एबिलिटीज। जब भी आप करिकुलम बना रहे होते हैं उसके अंदर डिजाइन होता है, उसके अंदर करिकुलम डिजाइन की एवोल्यूशन सारी बातें कर रहे होते हैं। एबिलिटीज नहीं देखते करिकुलम के अंदर, एबिलिटीज की बात नहीं होती, उसके कंपोनेंट में नहीं शामिल है। यानी जैसे आप कहते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग मेथड, एवोल्यूशन, इसी तरह देख लें। एवोल्यूशन तो आ गया, करिकुलम डिजाइन उसी तरह ही आता है, एक किस्म का प्लानिंग है, एक किस्म का वो ऑब्जेक्टिव है, तो डिजाइन में एबिलिटीज नहीं होगा। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। करिकुलम की जो डेवलपमेंट है वो कौन सा प्रोसेस है? डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सारी चीजें जो करिकुलम बनाना, डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना, एवेल्युएट करना, ये सारी ऑल ऑफ द अबव में आएंगे। महद चले जाओ उधर, भाग जाओ, चले जाओ उधर, चले जाओ। विदाउट सूटेबल करिकुलम एम ऑफ एजुकेशन, अगर करिकुलम अच्छा नहीं होगा तो एम्स कांट बी अचीव, ठीक है, इसको अचीव नहीं किया जा सकता। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अरेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? कंटेंट को कैसे अरेंज करना है लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। लॉजिकल ऑर्डर मतलब लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर कंटेंट को। कीपिंग इन व्यू द टाइप ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज। क्लास में किस तरह के हमारे बच्चे होने चाहिए? हर तरह के, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, हर तरह के बच्चे हमारी क्लास में होने चाहिए। द बेसिक बेस on which the subject, activities and experience are planned is called। सब्जेक्ट की एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस आर प्लान्ड, उसे हम क्या कहते हैं? ये बिहेवियर होगा। द बेस अच्छा, प्लान की बात आई है कि हम डिजाइन बनाएंगे, कि डिजाइन जो है ना मतलब किस बुनियाद पे कौन सी एक्टिविटीज हमें तरतीब देना है, कौन सी एक्टिविटीज होंगी, कौन सा एक्सपीरियंस होगा, पहले क्या चीज शामिल करनी है, फिर क्या करनी है, तो ये सारा डिजाइन के अंदर आएगा कि हम डिजाइन जो है वो कैसे, जिस तरह का डिजाइन होगा उस तरह से हम उसको तरतीब देंगे। करिकुलम इज सम टोटल ऑफ अ स्कूल एफर्ट टू इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड, तो ये क्या होता है? करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ स्कूल एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो स्कूल में एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। डिटेल कंटेंट को कोर्स कहते हैं, डिटेल कंटेंट को कोर्स कहते हैं। द मॉडल ऑफ करिकुलम कोडेड मूव अबव एलिमेंट्री लेवल, तो जो है ना एक्टिविटी सेंटर 8वीं क्लास तक तो एक्टिविटी चल जाता है, इससे ऊपर एक्टिविटी करिकुलम को लेकर चलना मुश्किल होता है। बस ये 1425 तक करते हैं, 50 सवाल हो जाएंगे।
development of all those development of insight in an individual emphasized through किसी शख्स के अंदर इंसाइट डेवलप करना कि अपने मसले को खुद हल कर सके, अपने मसाइल को खुद हल कर सके, अपने दिमाग से सोच सके, तो काउंसलिंग होता है। ठीक है, इंसाइट डेवलप करना, किसी को किसी के चीज के काबिल बनाना। ठीक, इंडिविजुअल की बात आई है ना सर जी, तो इस वजह से करके हम इसका काउंसलिंग लगाएंगे, क्योंकि अगर ये गाइडेंस जो होती है ना वो इंडिविजुअल के लिए, वो एक सबके लिए होती है। ठीक है, इंडिविजुअलिटी जो होती है ना वो काउंसलिंग में आती है। अप्रोच द टीचिंग प्रोसेस ब्रिंग्स द लर्निंग टू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग यानी कि कोई मैं कैसे काम करता हूँ, ये मैंने कैसे कर दिया, ये रिफ्लेक्शन के अंदर आता है। ठीक है, अपनी रिफ्लेक्शन देना। कॉग्निटिव की तरह ना मेटा कॉग्निशन होता तो फिर आप कहते हैं, कॉग्निटिव तो सोचना होता है, रिफ्लेक्शन होता है कि मुझे अपने आप को देखना कि मैंने जो सोच रहा हूँ ये मैं क्या ठीक सोच रहा हूँ, या मैंने जो काम किया इसका ये नतीजे देख क्या मैंने ठीक काम किया था। द इक्विवेलेंट टर्म्स ऑफ ह्यूरिस्टिक इन यूरोकिन विच इज मीट। ये ना ह्यूरिस्टिक का जो ना ये लफ्ज है, ये इसी ओरिस्केन से निकला है। ठीक है, ये ओरिस्टिक का मतलब इसी ओरिस्केन से निकला है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू डिस्कवर साइंस। ठीक है, टू डिस्कवर साइंस, ये इससे निकला है। तो ह्यूरिस्केन ह्यूरिस्केन मतलब इसकी टू डिस्कवर साइंस। स्कूल असाइनमेंट एसोसिएटेड विद, स्कूल के असाइनमेंट असाइन स्टूडेंट कोई काम क्लास में उनको काम देने करके आना है, या जो उस्ताद क्लास में काम करता है लैब के अंदर, वो भी एक असाइनमेंट के तौर पे ली जाती है। बोथ ऑफ द अबव, तो दोनों आएगा। ठीक है, कि जो उस्ताद ने खुद करके दिखाया है वो भी एक बच्चों के असाइनमेंट है कि बच्चों को करना आना चाहिए, और जो उस्ताद ने कुछ काम जिम्मे लगाया वो भी आएगा। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म ह्यूरिस्टिक या ह्यूरिस्को, इसका असल मतलब ह्यूरिस्टिक क्या है। तो ह्यूरिस्को का मतलब टू फाइंड आउट है। क्या है? टू फाइंड आउट। आखिरी सवाल आज का, असाइनमेंट मेथड इज सूटेबल फॉर, असाइनमेंट मेथड किस लिए सूटेबल है? हाई स्कूल के बच्चों के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, सबके लिए। तो असाइनमेंट सबके लिए सूटेबल है, सबको असाइनमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल फिर। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखिएगा।